उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के एक छोटे से गांव में एक पुराना नीम का पेड़ था। वह पेड़ गांव के बाहर श्मशान घाट के पास खड़ा था और उसकी शाखाएं आकाश को इस तरह चीरती थी मानो किसी ने अपने हाथ आकाश के सीने में गाड़ दिए हो। गांव के लोग उस पेड़ को आम नीम नहीं मानते थे। वहां कोई पूजा नहीं करता था, कोई छाया में नहीं बैठता था और कोई उसका पत्ता तक तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। बुजुर्गों का कहना था कि वो नीम का पेड़ उस रात उगा था जब पूरे गांव में आग लगी थी। 7 घर जल गए थे और 9 लोग जिंदा भस्म हो गए थे। उस रात बारिश नहीं हुई थी लेकिन नीम की शाखाएं गीली थी। अगली सुबह जब रात के बीच से उस पेड़ को पहली बार देखा गया तब उसकी छाया का आकार किसी इंसान जैसा था। लंबे पैर, उल्टी मुड़ी उंगलियां और गर्दन झुकी हुई जैसे वो जमीन से कुछ फूंक रहा हो। गांव वालों ने उस दिन के बाद से वहां जाना बंद कर दिया। सालों बाद जब गांव में बिजली आई और कच्ची सड़कें बनी तो बाहर से एक अध्यापक का परिवार वहां रहने आया। मास्टर सुरेश और उनकी पत्नी नीलिमा के साथ उनका बेटा आदित्य भी था जो 12 साल का था और नए गांव को लेकर बेहद उत्साहित था। गांव के बच्चे आदित्य से जल्दी दोस्त बन गए लेकिन एक बात उन्होंने उसे बहुत साफ साफ बताई, पेड़ की परछाई में कभी मत जाना। आदित्य ने हंसकर बात टाल दी लेकिन उस नीम की ऊंचाई उसे हर बार चौंकाती रही। वो जैसे किसी नजर से देखता था। हर सुबह जब वह स्कूल के लिए निकलता तो लगता जैसे उसकी छाया आदित्य से कुछ कह रही हो। कुछ ही दिनों में आदित्य ने रातों को नींद में चलना शुरू कर दिया। एक रात उसकी माँ ने देखा कि वह घर के पिछवाड़े की तरफ बढ़ रहा है जहां से नीम का पेड़ साफ दिखता था। उसने उसे पकड़ लिया लेकिन आदित्य की आंखें खुली हुई थीं और होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, मैं उसके पास जा रहा हूँ। नीलिमा डर गई। उसने अगले ही दिन गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने घर के चारों ओर गंगाजल छिड़का और आदित्य के माथे पर रात का टीका लगाया। लेकिन जब वो नीम की तरफ जाने लगा तो उसने हाथ जोड़े। उसने कहा, वहाँ जो है वो सिर्फ पूजा नहीं लेता, वो शरीर लेता है। वो जड़ से नहीं जन्मा, वो बुलावे से आया है। पूरे गांव में अफवाह फैल गई कि मास्टर साहब का बेटा अब उस पेड़ की छाया में चला गया है। रातों को आदित्य अब कुछ और बोलने लगा था। वो बार बार दोहराता था, नीम के नीचे जो सोता है वो मरता नहीं, वो अंदर जाता है। अब उसका समय आ गया है। रवि नाम का एक लड़का जो आदित्य का दोस्त था उसे देखने आया। उसने कहा कि नीम के पास एक गड्ढा है जो दिन में दिखता नहीं लेकिन रात में खुल जाता है। एक बार उसने देखा कि आदित्य वहां बैठा था और जमीन से कुछ निकाल रहा था। कुछ पत्थर नहीं, कुछ सांस लेती हुई चीज। रात की 30वीं पहर जब सब सो रहे थे तो आदित्य गायब हो गया। नीलिमा ने सारा गांव छान मारा और जब सब थक गए तब किसी ने नीम की छाया में एक जुटी हुई शर्ट और मिट्टी से लथपथ जूते पाए, लेकिन शरीर नहीं मिला। बस पेड़ की छाया अब और बड़ी हो गई थी। वो जमीन पर आदित्य के आकार जैसी लगती, जैसे उसने अब पेड़ की परछाई में घर बना लिया। और उसी रात नीम के नीचे मिट्टी थोड़ी और धंस गई। अब वहां हल्की हल्की सांसें उठती थी। आदित्य के गुम हो जाने के बाद गांव में एक अजीब सी चुप्पी पसर गई थी। नीलिमा ने हवेली छोड़ दी और अपने मायके लौट गई लेकिन नीम का पेड़ वही रहा, वैसे ही शांत, वैसे ही खड़ा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर जिनके कान थोड़े तेज थे और दिल थोड़ा कमजोर वे जानते थे कि अब वह पेड़ केवल पेड़ नहीं रहा था। आदित्य की परछाई अब भी रात के समय उस नीम की शाखाओं में दिखाई देती थी। कई बार जब चांद पूरी तरह से साफ होता तो कोई शख्स देखकर कहता कि कोई बच्चा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा है, उसके पैर लटक रहे हैं और उसकी आंखें चमक रही है। शुरू में सबने माना कि यह डर का वहम है, लेकिन फिर जब एक और बच्चा गायब हुआ तो डर अब केवल मन में नहीं जमीन पर उतर आया। यह बच्चा था गांव के पंडित जी का बेटा विवेक। 8 साल का लड़का जो सुबह तो मंदिर में घंटी बजाता था लेकिन रात को उसे नींद नहीं आती थी। वह बार बार कहता था कि उसे कोई बुला रहा है। वह कहता, हर रात कोई मेरे नाम से पुकारता है।
कभी गले में जंजीर की तरह भारी आवाज तो कभी किसी बच्चे की तरह मीठा। उसका कहना था कि नीम के पेड़ से अब एक लाल धागा निकला है जो उसकी खिड़की तक आता है और जब वह सोता है तो उसके पैरों से बंध जाता है। विवेक को रात में खाट से बंधा पाया गया। कई बार उसके हाथों पर मिट्टी थी, नाखूनों में सूखे पत्ते और आंखों के नीचे काले घेरे। पंडित जी डर गए और उन्होंने गांव के सभी बुजुर्गों को इकट्ठा किया। उस रात पहली बार गांव के चौपाल में नीम के पेड़ की सच्ची कहानी दोहराई गई। एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि 70 साल पहले जब गांव में एक महामारी फैली थी तब एक तांत्रिक को गांव में बुलाया गया था। उसने दावा किया था कि वह महामारी को जड़ से मिटा देगा, लेकिन बदले में उसे एक चीज चाहिए थी, एक नीम का पेड़ और एक नवजात का नाम। तब गांव ने डर के मारे अपनी जमीन दी एक सूखी जगह जहां अब वह नीम खड़ा था और नाम भी दिया। पहला नाम जो उस रात तांत्रिक ने मिट्टी में लिखा था वह, लेकिन वह बच्चा तब मर गया था। उसकी मां ने उसे छुपा लिया था। तांत्रिक ने वही नाम भविष्य के लिए रख लिया। आदमी ने कहा नाम मिटा नहीं था, सिर्फ दबा दिया गया था। और अब जब किसी का नाम उस पेड़ की परछाई तक पहुंचता है तो वो नाम उस जड़ से जुड़ जाता है। अब विवेक अगला था। उसी रात जब सब लोग मंदिर में इकट्ठा होकर हवन कर रहे थे, विवेक गायब हो गया। उसके बिस्तर पर सिर्फ एक पत्ता पड़ा था, नीम का पत्ता, और उस पर लिखा था, मैं तुम्हारे नाम से शुरू करता हूँ, अब मुझे साथ और चाहिए। गांव में मातम छा गया। अब सबको यकीन हो गया था कि वह पेड़ अब एक नाम लेने वाला जीव है, एक ऐसा शैतान जो छाया में नहीं जड़ों में रहता है। और हर बच्चा जिसका नाम उस छाया से छू जाए अब खतरे में था। गांव ने बच्चों के नाम पुकारने बंद कर दिए। अब सब एक दूसरे को इशारे से बुलाते थे। नाम छुपा लिए गए, लेकिन क्या इससे कोई बच पाया? क्योंकि नीम की परछाई अब हवा में नहीं जमीन में चलती थी। जहाँ कोई चलता था वहाँ उसका नाम खुद ब खुद जमीन पर उभर आता था और नीम की जड़ उसे खींच लेती थी। गांव अब एक डर के खोल में सिमट चुका था। हर घर की खिड़कियां हर रात सूर्यास्त के साथ बंद हो जाती। कोई नाम लेकर किसी को नहीं बुलाता। बच्चों को अब नाम से नहीं पुकारा जाता था। जो बच्चा खेल में एक बार अपना नाम बोल देता, अगले ही दिन बीमार पड़ जाता और उसकी नींद में वही नीम की परछाई उतर आती। फिर एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम किसी ने नहीं रखा। उसकी माँ ने कहा, जब तक नीम की छाया जिंदा है मेरा बच्चा नाम नहीं बनेगा। गांव के लोग उसे बिन नाम की बच्ची कहकर पुकारते। उसका चेहरा शांत था, आंखें गहरी और चुप, और कुछ ऐसा था जो उसे बाकी बच्चों से अलग बनाता था। वो रोती नहीं थी, हंसती नहीं थी, बस छत की ओर देखती और कभी कभी नीम की तरफ हाथ बया देती। कई लोगों ने कहा कि शायद शैतान ने खुद ही उसका नाम छीन लिया है। एक रात जब सब लोग गांव के मंदिर में एक साथ जुटे हुए थे, किसी ने कहा कि नीम की परछाई अब मंदिर की दीवार तक पहुंच चुकी है। कोई पेड़ ऐसा नहीं करता, परछाई दीवार नहीं चढ़ती। फिर एक आवाज आई, धीमी और हर दिशा से आती हुई। उस आवाज में कोई नाम नहीं लिया, वो सिर्फ सांस जैसी गहरी रुक रुक कर निकलती। फिर हवेली के सामने एक बैलगाड़ी दिखाई दी। बिना बैल के, बिना किसी के पीछे चलाए वह अपने आप चलती जा रही थी। गांव की औरतें चिल्लाईं, बच्ची गायब है, वो बिन नाम की बच्ची। जब सब लोग दौड़कर नीम के पास पहुंचे तो देखा कि गाड़ी की सीट पर वही बच्ची बैठी थी। उसके माथे पर एक लाल बिंदी थी और उसकी गोदी में नीम की सूखी पत्तियां रची थी। पर उसकी आंखें अब वैसी नहीं थी। उनमें चमक नहीं बल्कि गहराई थी, ऐसी गहराई जो किसी ने पहले नहीं देखी थी। बच्ची ने धीरे से कहा, अब मुझे नाम की जरूरत नहीं, अब मैं ही नाम बन गई। नीम की जड़ें जमीन से ऊपर उठ गई। सबके सामने पेड़ फलने लगा। उसकी छाल अंदर से काली थी और गूंजती हुई एक स्त्री की चीख हवा में दौड़ी। बच्ची अब भी शांत बैठी थी, जैसे वह इस सब का इंतजार कर रही थी। फिर एक तेज हवा उठी
और अगले ही पल पेड़ की सारी परछाई जैसे बच में समा गई। गांव वाले डर के मारे झुक गए। जब उन्होंने आंखें खोली तो बैलगाड़ी खाली थी, बच्ची भी गायब थी। पेड़ की छाया फिर से स्थिर हो गई थी। अब वह कहीं नहीं फैलती थी, पर हर साल उसी रात जब चांद पूरा होता है, गांव की मिट्टी में हल्की सी धड़कन महसूस होती है, जैसे कोई जिंदा नाम जमीन के नीचे सांस ले रहा हो। गांव में अब कोई बच्चे को नाम नहीं देता, क्योंकि लोग जानते हैं जिसने बिना नाम के जन्म लिया था वो अब सब नामों की मालकिन बन गई है। गांव का नाम था काशीपुर। बाहर से देखने पर यह गांव किसी भी सामान्य पहाड़ी गांव जैसा ही लगता था, लेकिन काशीपुर की गलियों में हवा तक कुछ कहती थी। हर दीवार पर जैसे कोई पुरानी बात लिखी हो जिसे मिटाने की कोशिश न की गई हो। नीलम का घर गांव के अंतिम छोर पर था, जहां से मंदिर की टूटी सीढ़ियां और वह पुराना पीपल का पेड़ साफ दिखाई देते थे। नीलम के दादा कभी इस मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। बचपन में उसने सुना था कि एक बार रात के वक्त जब दादा ने मंदिर बंद किया था, तब उन्होंने किसी को सीढ़ियों पर बैठा देखा था, सिर झुकाए, पैरों में पायल पहने और सफेद साड़ी में लिपटी कोई औरत। जब उन्होंने टोकने की कोशिश की तो वह परछाई हवा में घुल गई। उसके बाद से गांव में एक बात फैली कि रात 11 बजे के बाद उस रास्ते से कोई नहीं जाएगा, और अगर कोई गलती से चला भी गया तो या तो वह लौटा ही नहीं या फिर ऐसा लौटा जैसे उसकी आत्मा कहीं और छूट गई हो। नीलम को बचपन से इन कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन एक रात सब बदल गया। वह 10 साल की थी जब पहली बार उसने पायल की आवाज सुनी। कमरे में बैठी थी, माँ बालों में तेल लगा रही थी। अचानक बाहर से टन टन की धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई चुपचाप चल रहा हो। धीरे धीरे माँ का हाथ रुक गया और चेहरा सफेद पड़ गया। बिना कुछ बोले उन्होंने नीलम को अपनी गोद में खींच लिया और कमरे की बत्ती बुझा दी। उस रात कोई दरवाजे के पास आया था। सांकल हिली थी मगर कोई बोल नहीं रहा था। सिर्फ वह आवाज थी जो जैसे दीवारों में गूंज रही थी। अगली सुबह दरवाजे पर पानी में भीगे पायल के निशान थे। साल बीतते गए, लेकिन वह आवाज हर 11 बजे वापस आती रही। नीलम को उसकी आदत सी हो गई थी। एक डर था, मगर उससे भी ज्यादा एक अजीब सा आकर्षण, मानो वह आवाज उसे पुकार रही हो बार बार। अब वह 20 की हो चुकी थी। गांव में रहना मुश्किल हो गया था, मगर वह शहर नहीं गई। माँ बापू शहर बस गए थे, मगर नीलम ने मना कर दिया। वह जानना चाहती थी कि वह कौन है जो हर रात चलती है, बिना थके, बिना रुके। उस रात गांव में घना कोहरा था। बिजली गुल हो चुकी थी और सिर्फ दियों की मध्यम रोशनी थी। नीलम खिड़की के पास बैठी थी, किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, मगर मन कहीं और था। तभी वह आवाज फिर से आई, पहले हल्की जैसे दूर से, फिर तेज जैसे दरवाजे के पास। टन टन टन, खड़ खड़ खड़। मगर इस बार कुछ अलग था। पहली बार उस आवाज के साथ किसी की सांस लेने की ध्वनि भी सुनाई दी। धीमी कांपती हुई, जैसे कोई थका हुआ हो। नीलम ने रुककर सुना, और फिर एक स्त्री की धीमी हंसी। उसका कलेजा धक से रह गया। वह आवाज अब उसके कमरे के दरवाजे के बिल्कुल बाहर थी। उसने उठकर दरवाजा देखा। सांकल हिल रही थी। नीलम पीछे हटी। डर उसकी नसों में दौड़ गया, लेकिन शरीर जैसे जम चुका था। फिर दरवाजा खुद ब खुद खुला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर पानी की कुछ बूंदें थीं, और उनके बीच पायल के ताजा निशान। वह निशान उसके कमरे की ओर जा रहे थे, मगर दरवाजा तो अब भी बंद था।
उसने हिम्मत करके मुड़कर देखा तो उसका कमरा खाली नहीं था। पलंग पर कोई बैठा था, झुका हुआ चेहरा, सफेद साड़ी और पाँव में बंधी पायल जो अब भी बज रही थी। नीलम चीख नहीं सकी, आवाज गले में ही अटक गई, आंखें फटी रह गईं। उस औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें खाली थीं, मगर उनमें एक गहराई थी, जैसे वह सब कुछ जानती हो। और तभी वह उठ खड़ी हुई, बिना कुछ बोले धीरे धीरे नीलम की ओर बढ़ने लगी। हर कदम पर पायल की वही आवाज, टन टन टन। नीलम ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर पांव जैसे जमीन से चिपक गए हों। वह स्त्री अब बहुत पास थी। उसने हाथ बढ़ाया और अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वाले दरवाजे पर खड़े थे। नीलम की खिड़की खुली थी, लेकिन घर में कोई नहीं था। बस फर्श पर गीले पायल के निशान थे, जो मंदिर की दिशा में जाते थे। काशीपुर के लोग अंधविश्वासी नहीं थे, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सारा तर्क चुप करा देती हैं। नीलम की अचानक गुमशुदगी भी वैसी ही एक घटना थी। कोई दरवाजा टूटा नहीं था, कोई चीख नहीं सुनी गई थी, और न ही कोई सबूत मिला था कि वह कहीं बाहर गई हो। मगर उसका बिस्तर गीला था और जमीन पर पायल के ताजा निशान एक साफ रास्ता बना रहे थे मंदिर की ओर। गांव के बुजुर्गों ने सिर झुका लिए थे। एक ने कहा, अब कोई उसे वापस नहीं ला सकता। यह वही समय है जब देवी जागती है, वही जो वर्षों पहले गूंगी औरत के रूप में मंदिर आई थी और फिर कभी नहीं गई। गांव वालों के चेहरों पर भय के साथ साथ ग्लानि भी थी, क्योंकि सब जानते थे उस औरत की कहानी, लेकिन कभी कुछ किया नहीं। दादी अम्मा, जिन्हें गांव वाले आज भी पुरानी आंख कहते थे, उन्होंने अपने चूल्हे के पास बैठकर उस रात कुछ औरतों को बुलाया। धीमे स्वर में उन्होंने कहा, अब नीलम नहीं बच सकती, लेकिन उसकी आत्मा को बहकाया गया है, खत्म नहीं किया गया। उसे वापस लाने के लिए किसी को उस रास्ते पर जाना होगा, उस मंदिर की टूटी सीढ़ियों तक जहां एक बार फिर पायल बजेगी। उधर नीलम का होश लौटा तो वह खुद को एक अजीब सी जगह पर पाई। यह उसका घर नहीं था, मगर कुछ था जो परिचित लग रहा था। दीवारें सीलन से भरी थीं, मगर उन पर पुराने घरों की तरह रंगों के निशान थे। एक खिड़की से धुंधला प्रकाश आ रहा था और उसी में वह बैठी औरत दिखी, वही सफेद साड़ी वाली। नीलम ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? औरत मुस्कुराई, लेकिन उसके होंठ नहीं हिले। वह मुस्कान जैसे हवा में तैर गई। फिर उसने पायल को उतारा और नीलम के पास रख दिया। उसका इशारा था, पहन लो। नीलम पीछे हट गई, लेकिन उसके पांव जैसे खुद खींचते गए। उसकी उंगलियां खुद पायल की ओर बढ़ने लगीं, जैसे उसमें कोई अदृश्य ताकत हो। और जब उसने पायल को छुआ, एक पल के लिए वह दुनिया घूम गई। दीवारें स्याह हो गईं और हर कोने से वही आवाज आने लगी, टन टन टन, खड़ खड़ खड़। नीलम की आंखें बंद हो गईं, लेकिन जब वह खुली तो वह मंदिर के आंगन में थी। वही मंदिर, मगर अब उजड़ा हुआ, टूटा हुआ और खून से लथपथ। पीपल के पेड़ से किसी को लटकाया गया था। पांव के नीचे खून की नमी थी। औरत वहीं खड़ी थी, इस बार साफ चेहरा दिख रहा था, बिना आंखों के चेहरा। नीलम ने डर से आंखें फेर लीं, लेकिन अब वहां दसियों औरतें खड़ी थीं, सब सफेद साड़ियों में, सबके पैरों में पायल। सबकी आंखें सूनी, मगर चेहरों पर एक शांत क्रोध। वे कुछ बोल नहीं रही थीं, मगर नीलम के दिल में जैसे आवाज गूंज रही थी, तुम्हारा समय आ गया है। फिर वह पहली औरत आगे आई। उसने नीलम की कलाई पकड़ी और मंदिर की टूटी मूर्ति की ओर इशारा किया। वहां कुछ खुदा हुआ था, धूल से ढका हुआ। नीलम ने हाथ बढ़ाकर उसे साफ किया।
लिखा था, जिसने देखा वही बना निवास। नीलम अब समझने लगी थी, यह कोई भूत नहीं, यह एक परंपरा थी, एक श्राप जो हर उस स्त्री को निगलता था जो उसकी गूंज को सुन लेती थी। उसी क्षण मंदिर की घंटी बजी। वह आवाज अब सिर के अंदर बजने लगी थी। नीलम चिल्लाना चाहती थी, मगर आवाज नहीं निकली। उसकी सांसें तेज हो गईं और शरीर सुन्न होने लगा। औरतों ने मिलकर उसके चारों ओर एक घेरा बना लिया और सबकी पायल एक साथ बजने लगी, टन टन टन। और तभी नीलम की आंखें लाल हो गईं। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई, जैसे वह अब डर नहीं रही थी, जैसे वह समझ चुकी थी अब वह भी उन्हीं में से एक है। गांव के मंदिर की ओर अगली रात कोई नहीं गया, मगर खामोश रात में जब हवा पीपल के पत्तों को हिलाती थी, तब गांव भर में एक नई पायल की आवाज गूंजने लगी थी। एक नई पायल जो अब कभी नहीं रुकती। उस रात गांव की हवा कुछ अलग थी। मंदिर की ओर से आती पायल की आवाज अब और अधिक तीव्र हो गई थी। पहले वह सिर्फ रात में सुनाई देती थी, लेकिन अब दोपहर के समय भी कुछ बच्चे कहते थे कि उन्होंने किसी के चलने की आवाज सुनी। गांव की औरतें अपने पायल उतार कर रख रही थीं। कहीं यह निशान न बन जाए कि वह अगली हैं। गांव के प्रधान ने पंचायत बुलाई। सबके सामने जब यह बात आई कि नीलम अब देवी बन चुकी है, तो कुछ ने विरोध किया, लेकिन दादी अम्मा ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, जिसने मंदिर की नींव में झांका है वह कभी सामान्य नहीं रहता, वह अब उसकी है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। पहली बार किसी लड़की की आत्मा बिना मरे उस श्राप में बंधी थी। गांव की सबसे बूढ़ी औरत, जो अब चल नहीं पाती थी, उसने धीरे से कहा, जब कोई जीवित शरीर श्राप को स्वीकार कर लेता है तो श्राप बढ़ता है। और अब ये आवाजें सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं रहेंगी। उसकी बात को सबने अनदेखा किया, लेकिन उसी रात काशीपुर में पहली मौत हुई। रमेश नाम का एक युवक जो पास की नदी से लौट रहा था, वह कभी घर नहीं पहुंचा। अगले दिन उसका शव मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर मिला, आंखें खुली हुई और चेहरा जैसे किसी अदृश्य भय में जम गया हो। उसके कानों से खून बह रहा था और उसके बगल में मिट्टी में उभरे हुए पायल के निशान। अब गांव के भीतर एक अलग भय बैठ चुका था। पहले यह सिर्फ एक पुरानी कहानी थी, अब यह सांस लेने लगा था। उधर नीलम अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह अब उसी स्थान पर रहती थी जहां वर्षों पहले पहली पायल की देवी ने निवास किया था। मंदिर के पीछे बनी एक छोटी गुफा जैसी जगह में, जहां से रात को हल्का सा धुआं उठता था और साथ में वह गूंजती हुई टन टन की आवाज। नीलम अब चुप नहीं रहती थी। वह बात करती थी, मगर किसी इंसान से नहीं, उन औरतों से जो मर चुकी थीं। वह देर रात तक बैठी रहती, उनके साथ बातें करती, हंसती और कभी कभी रोती भी। एक रात किशन नाम का एक लड़का मंदिर की सच्चाई को परखने गया। उसने तय किया कि वह अपनी आंखों से देखेगा कि नीलम सच में जिंदा है या वह भी बाकी प्रेतों की तरह एक छलावा है। वह चुपचाप मंदिर के पीछे की पगडंडी से गुफा की ओर गया। हाथ में एक पुराना कैमरा था और जेब में तुलसी की माला। गुफा के बाहर का माहौल ठंडा था, हवा जैसे स्थिर हो गई थी, मगर पायल की आवाज बहुत साफ थी, टन टन टन। वह करीब आ रही थी। किशन ने झांक कर देखा। अंदर धुंध थी और बीच में नीलम बैठी थी। उसका चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसकी आंखों में तेज था, मगर उनमें कोई जीवन नहीं था। उसके चारों ओर कई परछाइयां घूम रही थीं, मगर कोई इंसानी आकृति नहीं दिख रही थी। किशन ने कैमरा उठाया और क्लिक किया।
लेकिन जैसे ही उसने तस्वीर ली, एक पायल की जोरदार झनकार हुई और वह आवाज अब सीधी उसकी ओर बढ़ी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैरों में जैसे कुछ लिपट गया हो। जमीन से किसी अदृश्य डोरी ने उसे पकड़ लिया। वह गिरा, चिल्लाया, मगर आवाज गले से बाहर नहीं आई। उसके सामने नीलम खड़ी थी, मगर अब उसके हाथ में वही पायल थी जो वर्षों पहले श्राप की निशानी बनी थी। नीलम बोली नहीं, लेकिन उसकी आंखों से साफ था, वह नहीं चाहती कि कोई और इस जगह की सीमा तोड़े। किशन की सांसें धीमी होने लगीं। उसकी आंखें बंद हो रही थीं जब नीलम ने पायल उसकी कलाई पर बांध दी। अगले दिन गांव में चर्चा थी कि किशन कहीं चला गया, मगर मंदिर की गुफा के पास लोगों ने एक नई पायल की आवाज सुनी जो पहले नहीं थी। अब हर रात वहां 2 पायलें एक साथ बजती थीं। 2 कदम पुरानी, 2 कदम नई। गांव की गलियों में अब बच्चों को खेलने से मना कर दिया गया। हर औरत ने अपने घर की चौखट पर राख की रेखा खींची और हर आदमी ने रात को लौटने से पहले हवा में देखकर प्रार्थना करनी शुरू की। लेकिन एक बात साफ थी, जो श्राप अब तक सीमित था, उसने अब खुद को फैला लिया था। पायल की आवाज अब सिर्फ गूंज नहीं रही थी, वह दिशा बदल रही थी। गांव में अब रात नहीं होती थी, सिर्फ अंधेरा होता था। नीलम की पायल की आवाज अब हर गली से होकर गुजरती थी। वह अब गुफा में नहीं रहती थी। कोई कहता था कि उसने खुद को मंदिर की मूर्ति के भीतर समर्पित कर दिया है। कोई कहता था कि वह अब हर उस औरत के भीतर रहती है जिसने कभी पायल पहनी थी। 3 और मौतें हो चुकी थीं। किशन के बाद उसका बड़ा भाई रमाकांत और फिर एक नवविवाहिता सीमा। सीमा की मौत सबसे रहस्यमयी थी। उसकी शादी को केवल 2 दिन हुए थे और तीसरी रात उसके कमरे का दरवाजा सुबह तक खुला नहीं। जब खोला गया तो अंदर का नजारा ऐसा था कि पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया। उसके पैरों में वही पुरानी पायल बंधी थी जो नीलम पहनती थी। उसका चेहरा ऊपर की ओर था, आंखें खुली हुई और होठों पर एक उल्टी मुस्कान। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, लेकिन दीवारों पर पायल की आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे किसी ने नाचते हुए निशान छोड़े हों। अब गांव के लोगों ने निर्णय लिया, मंदिर को सील कर दिया जाए, गुफा को पत्थरों से बंद कर दिया जाए और पीपल के पेड़ को काट दिया जाए। लेकिन यह आसान नहीं था। जिस दिन प्रधान और कुछ युवकों ने मंदिर के सामने गड्ढा खोदना शुरू किया, तेज आंधी आई। पेड़ की डालियों से पायल की आवाज आने लगी, मानो हवा खुद नीलम की चाल बन गई हो। मिट्टी से लाल धूल उड़ी और उनमें आकृतियां बनने लगी, औरतों की परछाइयां जिनके चेहरे नहीं थे, बस आंखें थीं। एक युवक रवि, जो सबसे आगे खड़ा था, उसने जैसे ही फावड़ा मंदिर की नींव में मारा, जमीन कांप गई और तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। घंटी जो वर्षों से खामोश थी, अब लगातार गूंज रही थी। सबने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पांव कीचड़ में धंस गए। पीछे से किसी ने धीरे से कहा, रुक जाओ। वह नीलम थी, सफेद साड़ी में मध्यम रोशनी में खड़ी। लेकिन अब वह वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। उसके सिर पर हल्का लाल सिंदूर था और आंखों में वो तेज जैसे किसी देवी की मूर्ति में प्राण प्रवेश कर चुका हो। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया। पायल की आवाज हवा में लहराई, यह मंदिर मेरी नहीं, उन सब की है जिन्हें समय ने भुला दिया। सब चुप, हवा भी रुक गई, सिर्फ उसके शब्द गूंजते रहे। हर स्त्री जिसने प्रताड़ना सही, हर आत्मा जिसे आवाज नहीं मिली, हर पायल जो बिना दुल्हन के बंधी, वे सब अब यहाँ हैं। और जब तक यह मंदिर सांस लेता है, तब तक उनकी कहानी चलेगी। उसने एक अंतिम बार सबको देखा और फिर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम पर पायल की वही जानी पहचानी आवाज।
टन टन टन। वह सीढ़ियों से होते हुए मूर्ति तक पहुंची। एक तेज चमक हुई और जब वह गायब हुई, मूर्ति के माथे पर एक नया चिन्ह उभर आया, एक छोटी सी पायल। उस रात के बाद मंदिर को नहीं छेड़ा गया, पीपल को वैसे ही रहने दिया गया। गांव ने पायल पहनना बंद कर दिया और हर साल उस दिन एक दीपक मंदिर की सीढ़ियों पर रखा जाने लगा। नीलम अब कभी नहीं दिखी, मगर उसकी आवाज हर पूर्णिमा की रात को साफ सुनाई देती थी। टन टन टन। गांव वालों ने उसे देवी माना, लेकिन जो जानते थे वे समझते थे कि वह देवी नहीं बनी, वह आवाज बन गई, एक आवाज जो अब कभी नहीं रुकेगी। हमारे स्कूल की सबसे पुरानी इमारत थी पीछे की लाल ईंटों वाली बिल्डिंग, जिसे सब पुराना हिस्सा कहते थे। उसकी छतें झुकी हुई थीं, दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियां सालों से बंद थीं। उस बिल्डिंग में अब कोई नहीं पढ़ता था, बस पुराने सामान का गोदाम बना दिया गया था। लेकिन उस इमारत के एक कमरे के बारे में हर छात्र जानता था, कमरा नंबर 12। उस कमरे को लेकर कई कहानियां थीं। कुछ कहते थे वहां एक लड़का परीक्षा के दिन गायब हो गया था, कुछ कहते थे वहां एक बार कोई शिक्षक बंद हो गया था और बाहर आया तो बोल नहीं पाया। मगर सबसे डरावनी बात जो मैंने सुनी थी वो ये थी कि उस कमरे में कभी कोई जोर से नहीं बोल सकता। जो भी जोर से बोलता है उसे फिर कभी बोलने का मौका नहीं मिलता। मेरे दोस्त मुझसे कहते थे कि ये सब झूठ है, बस बच्चों को डराने के लिए कहानियां बनाई जाती हैं। मैं भी यही मानता था, लेकिन अंदर से मेरे मन में हमेशा एक अजीब सी खींच थी। एक दिन जब स्कूल में लंच टाइम था, मैंने सोचा कि जाकर देख ही लिया जाए। सब दोस्त मैदान में थे। मौसम गर्म था, लेकिन हवा में अजीब सी चुप्पी थी। मैंने धीरे धीरे उस इमारत की तरफ कदम बढ़ाए। हर सीढ़ी पर जैसे कोई आहट मेरे पीछे चल रही हो, जैसे कोई देख रहा हो, लेकिन जब मुड़कर देखता कुछ नहीं होता। कमरा नंबर 12 का दरवाजा आधा खुला था। लकड़ी की चटखटाहट से लगता था जैसे बहुत समय से उसे किसी ने नहीं छुआ हो। कमरे के भीतर अंधेरा था, लेकिन एक खिड़की से धूप की एक लकीर सीधी जमीन पर पड़ रही थी। मैंने कदम भीतर रखा। धूल इतनी थी कि हर सांस में मिट्टी घुली हुई लगती थी। डेस्कें टूटी फूटी पड़ी थीं, कुर्सियां उल्टी थीं, और सबसे अजीब चीज थी उस ब्लैकबोर्ड पर लिखा एक वाक्य, मत बोलो। मैं ठिठक गया। क्या ये किसी ने मजाक में लिखा होगा या ये किसी सच्चाई की चेतावनी है? तभी मुझे पहली बार वो आवाज सुनाई दी। कोई बहुत पास से मेरे कान में फुसफुसाया, तू सुन पा रहा है न? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं था, पर वो आवाज जैसे अब भी कान के अंदर गूंज रही थी। मैंने कहा, कौन है? कोई मजाक कर रहा है क्या? पर कोई जवाब नहीं आया। बस वो सन्नाटा और भारी हो गया। कमरे की हवा जैसे धीरे धीरे जमने लगी थी। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन मेरे पांव जमीन से जैसे चिपक गए थे। तभी ब्लैकबोर्ड पर लिखा वाक्य अपने आप मिटने लगा। धूल उड़ने लगी और उसमें से एक नया वाक्य उभरा, अब तू बता, तेरा राज क्या है? मैंने घबराकर मुंह खोला, पर आवाज नहीं निकली। जैसे मेरा गला सूख गया हो। कमरे की दीवारें अब धीरे धीरे कांपने लगी थीं। मैं भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा अब बंद था। फिर कई आवाजें एक साथ कानों में गूंजने लगी, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ धीमी धीमी आवाज में कुछ कह रहे हों। तेरे जैसा एक और था, वो भी बोला था, अब वो बोल नहीं सकता, तेरी बारी है।
मैंने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया। अचानक वो खुल गया। मैं दौड़कर बाहर आया, मैदान तक भागा। वहां सब कुछ वैसा ही था। बच्चे खेल रहे थे, टीचर खड़े थे। किसी को नहीं पता था कि मैं कहाँ था या मेरे साथ क्या हुआ था, पर मैं जानता था कि कुछ मेरे साथ कमरे से बाहर आया है। कोई आवाज, कोई साया। उस रात जब मैं सोया तो एक सपना आया। मैं फिर उसी कमरे में था। इस बार सब कुर्सियां सीधी रखी थीं। ब्लैक बोर्ड साफ था, लेकिन कमरे में मैं अकेला नहीं था। एक चेहरा था, धुंधला, लेकिन उसकी आंखें मुझसे कुछ कह रही थीं, पर उसकी आवाज नहीं आ रही थी। बस होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कहना चाहता था, बचा ले मुझे, मुझे मत भूल। और फिर मैंने खुद को उसी ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा पाया, जहां लिखा था, मत बोलो, और मेरी उंगलियों में चौक था, जो अपने आप चल रही थी, और मैं लिख रहा था, अब मैं बोलूंगा। उस रात के बाद मैं ठीक से सो नहीं पाया। सपने बार बार लौटते। कभी मैं उस कमरे में होता, कभी वो चेहरा मेरी खिड़की के बाहर दिखता। हर बार उसकी आंखें मुझसे कुछ मांगती थीं, कुछ जो मेरे पास नहीं था। अगली सुबह स्कूल जाने का मन नहीं हुआ, लेकिन माँ ने जबरदस्ती भेज दिया। जब मैं स्कूल पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था। दोस्त, टीचर, क्लास, पर मेरे लिए कुछ बदल चुका था। हर आवाज मुझे धीमी लगने लगी थी, जैसे हर शब्द के पीछे कोई दूसरी परत होती हो, एक गूंज जो सिर में बजती रहती। और सबसे अजीब बात थी कि अब मुझे कुछ और भी सुनाई देता था। जब मैं कक्षा में बैठा तो एकदम से मेरे बाएं कान में किसी की फुसफुसाहट आई, तू ही क्यों गया वहां? अब तो तेरी बारी है। मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगा। टीचर कुछ पढ़ा रहे थे। सब बच्चे अपनी किताबों में खोए थे। किसी ने कुछ नहीं सुना था। मुझे लगा ये सब मेरा भ्रम है। पर जैसे जैसे दिन बीते वो फुसफुसाहटें बढ़ती गईं। अब वो हर जगह थीं, स्कूल के गलियारों में, मैदान में, यहाँ तक कि घर में भी। कभी किसी अनजान नाम को पुकारती, कभी मुझे राज बताने को कहती। और फिर एक दिन मुझे उस कमरे से जुड़ा एक नाम सुनाई दिया, नील। फुसफुसाहट कह रही थी, नील ने भी यही किया था। नील ने राज छुपाया था, इसलिए वो अब नहीं है। मैंने उस नाम को कभी स्कूल में नहीं सुना था, लेकिन मेरे भीतर कुछ हिला, जैसे ये नाम कहीं गहराई से जाना पहचाना हो। मैंने लाइब्रेरी में जाकर पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। हमारे स्कूल की एक पुरानी डायरी मिली जिसमें छात्रों के नाम दर्ज थे, और वहाँ 10 साल पहले 10वीं कक्षा में एक नाम था, नील अग्रवाल। मैंने लाइब्रेरियन से पूछा, ये छात्र कहाँ गया था? वो चुप हो गई, फिर बोली, उसका जिक्र मत करो। वो लड़का गायब हो गया था। कैसे? मैंने पूछा। कहते हैं एक दिन वो दोपहर को कमरे नंबर 12 में गया था, फिर कभी नहीं लौटा। पुलिस आई, तलाशी हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसके माता पिता शहर छोड़ गए। स्कूल ने उसका नाम हटा दिया। मुझे एक अजीब सा झटका लगा। मेरी सांसें तेज हो गईं। क्या जो मैं देख और सुन रहा था वो नील की वजह से है? क्या उस कमरे में अब भी उसकी परछाई है? उसी रात मुझे एक और सपना आया। मैं फिर उसी कमरे में था, पर इस बार सब कुछ बदला हुआ था। दीवारों पर नील का नाम उकेरा हुआ था, खून से, और ब्लैक बोर्ड पर लिखा था। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मुझे ले लिया गया।
जल रही थीं, जैसे हर उस इंसान से बदला लेना चाहती हो जो जिंदा है। वो मुझसे कुछ कह रही थी। राज बता, जो तूने देखा, जो तूने सुना, बोल। लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। गला जैसे पत्थर बन गया था। अचानक मुझे अपनी हथेली पर कुछ गर्म महसूस हुआ। मैं नीचे देखा, वहां एक निशान था, गोल, धुंधला, लेकिन धीरे धीरे गहराता हुआ। और तब मैं समझा, ये सब सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये एक श्राप है, एक परछाई जो तब तक पीछा करती है जब तक उसका सच किसी और की जुबान से न निकले। मैं उठा, पसीने में भीगा हुआ। रात के 3 बज चुके थे। कमरे में अंधेरा था और फिर मेरे बाएं कान में वही आवाज आई, अब तू उसका आखिरी मौका है। अगर तू भी चुप रहा तो फिर कोई नहीं बचेगा। उस रात फिर नींद टूट गई, जैसे किसी ने गर्दन पकड़कर मुझे खींच लिया हो। पसीने में भीगा बदन, दिल धड़कता नहीं, हथौड़े की तरह बज रहा था। हर दिन जैसे अब मुझे खा रहा था। लेकिन उस रात के बाद एक बदलाव महसूस हुआ। अब सिर्फ फुसफुसाहटें नहीं थीं, अब कमरे की दीवारें भी जैसे धड़कती थीं। जैसे ईंटों में कुछ बंद था, कुछ अधूरी चीखें जो जिंदा थीं। अगली सुबह मैंने स्कूल की पहली घंटी मिस की। सीधे लाइब्रेरी गया। वही पुराना रिकॉर्ड, वही पन्ने। पर इस बार मेरी आंखें किसी और नाम पर अटक गईं, श्रेया अग्रवाल, नील की बहन। मैंने फिर लाइब्रेरियन से पूछा। वो इस बार और भी चुप थी, लेकिन आंखों में झिझक की जगह अब डर था। वो लड़की, उसने धीमे स्वर में कहा, वो भी उसी कमरे में गई थी। नील के बाद कोई नहीं जानता क्यों, लेकिन एक दिन उसका बैग मिला था उस कमरे में और दीवार पर खून से लिखा था, अब मेरी बारी थी। मेरे होंठ सूख गए। मैंने सब कुछ जोड़ना शुरू किया। हर 10 साल में कोई एक छात्र किसी रहस्य के बहुत पास पहुंच जाता था और फिर गायब। पर क्यों? और ये कौन तय करता था? मैंने उस दिन दोपहर तक इंतजार किया, जब स्कूल का पिछला हिस्सा सुनसान हो जाता है। कमरा नंबर 12 अब डर नहीं था, वो एक जरूरत बन गया था, सच की आखिरी गली। मैंने जेब में एक छोटा कैमरा रखा और एक पुराना रिकॉर्डर भी। अगर मैं आज वहां गया और वापस नहीं आया तो कम से कम कोई सबूत बचे। दरवाजा इस बार अपने आप खुला। भीतर घुसते ही एक अजीब गंध आई, लोबान की, धुएं की और कहीं कहीं गीली मिट्टी जैसी। मैंने कैमरा ऑन किया, पर स्क्रीन पर सिर्फ ब्लैक दिख रहा था। मैंने टॉर्च निकाली। दीवारों पर पुराने निशान थे, खरोंचें, कुछ लकीरें और किसी ने कील से उकेरे नाम। उनमें एक नाम नया था, रघु शर्मा। मेरा नाम। मेरे पैरों के नीचे की लकड़ी चरमराई। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन तभी एक झोंका, हवा का नहीं, कुछ और, मुझे कमरे के कोने की ओर खींचने लगा। वहां एक लोहे की संदूक जैसी चीज दबी थी। मैंने बहुत कोशिश के बाद उसे खोला। अंदर एक स्कूल बैज, कुछ मुरझाए गुलाब और एक आधा जला हुआ रजिस्टर। उस रजिस्टर में दर्ज थे वे छात्र जो कभी लौटे ही नहीं। नील अग्रवाल, श्रेया अग्रवाल, अंकित घोष, रूपल शाह और सबसे आखिरी में एक अधूरी इंक से लिखा नाम धरा, जैसे किसी ने मेरा नाम लिखने से पहले ही रोक दिया हो। और फिर एक कागज की सिलाई में छिपी चिट्ठी। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम भी चुने गए हो। ये कमरा हर 10 साल में एक आवाज मांगता है, एक गवाही जो न दी जाए तो जान मांगता है। मैंने भी कोशिश की थी बताने की, पर मेरी आवाज ही छीन ली गई। अब तेरी बारी है।
अगर तूने बोला सच सामने आएगा, अगर चुप रहा अगले पन्ने में सिर्फ तेरा नाम होगा। मैं रजिस्टर वहीं छोड़ बाहर भागा, पर रास्ता बदल चुका था। कमरा अब वही नहीं था। खिड़की की जगह अब दीवारें थीं, दरवाजा अंदर से बंद हो गया था और दीवार पर एक नई पंक्ति उभर रही थी। अब तुम क्यों चुप हो रघु? मुझे चक्कर आने लगा। कमरे का फर्श अब स्थिर नहीं था, जैसे जमीन मेरे नीचे सांस ले रही हो। मैंने चिल्लाना चाहा, पर आवाज नहीं निकली। फिर एक लड़की की चीख आई बेहद नजदीक से। वो श्रेया थी। कहीं से आई, आंखों में आंसू, आवाज में जहर। मेरे भाई ने चुप्पी चुनी, मैंने भी। अब तुम मत चुनना। बोलो रघु, बोलो सबके सामने, नहीं तो ये कमरा तुम्हारी आवाज भी निगल जाएगा। तभी एक दरार फर्श में खुली। काले धुएं की तरह कोई चीज ऊपर उठी और मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं जोर से चीखा, कमरा नंबर 12 श्रापित है, कोई वहां मत जाना। और जैसे ही मैंने वो कहा, दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं गिरते पड़ते बाहर आया। कमर तक पसीने में भीगा, पर गला खुला था। वो कमरे ने मुझे छोड़ दिया था, क्योंकि अब मैंने कह दिया था। कमरे से निकलने के बाद कई दिन तक मैं स्कूल नहीं गया। माँ को बुखार का बहाना दिया, लेकिन असल वजह कुछ और थी। हर रात मुझे सपनों में वही दीवारें दिखती थी, वही फुसफुसाहटें, जैसे हर बार नए शब्दों में बदल जाती थी। अगर तू बोलेगा तो दूसरों की आवाजें बचेगी, अगर तू चुप रहेगा तो सबकी जुबान सिल दी जाएगी। मैंने रिकॉर्डर चेक किया, कुछ नहीं था। वीडियो कैमरा सिर्फ ब्लैक स्क्रीन, पर मेरी यादें साफ थीं। हर पल, हर दरार, हर ना। एक हफ्ते बाद मैंने फैसला लिया, अब चुप नहीं रहना है। मैं प्रिंसिपल के कमरे में गया, सब कुछ बताया। नील, श्रेया, वो रजिस्टर, वो कमरे की आवाजें। वो चुपचाप सुनते रहे। फिर धीरे से बोले, हम जानते हैं रघु, हम सब जानते हैं। मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। ये इमारत हमारी नहीं है, उन्होंने कहा। हमने इसे खरीदा नहीं, ये हमें दी गई थी एक शर्त पर कि हम इसमें कभी खुदाई नहीं करेंगे और कभी कमरा नंबर 12 को नहीं हटाएंगे। पर क्यों, मैंने पूछा। क्योंकि ये सिर्फ ईंटों और लकड़ी का नहीं है। ये एक अनुबंध है, सैकड़ों साल पुराना। उस जमाने में जब इस जमीन पर एक अनदेखा मंदिर हुआ करता था, वहाँ एक देवता की पूजा होती थी। एक देवता जो सिर्फ चुप्पी में पूजा जाता था। आवाज उसकी सबसे बड़ी बेअदबी थी। तो वो देवता अब श्राप बन चुका है, उन्होंने कहा। हर दशक में एक आवाज उसे चढ़ानी होती है, किसी छात्र की। पहले नील, फिर श्रेया, और अब शायद तुम। पर मैंने तो बोल दिया, मैं चिल्लाया। इसीलिए तुम अब जिंदा हो, उन्होंने कहा। लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो फुसफुसाहटें जो तुमने सुनी हैं, अब वो तुम्हारे भीतर जिंदा रहेंगी। उस शाम मैंने आखिरी बार उस इमारत की ओर देखा। कमरा नंबर 12 अब खाली नहीं था, लेकिन बंद था। और मैं चुप था बाहर से, पर भीतर मेरे अब सैकड़ों आवाजें थीं। नील की, श्रेया की, उन सबकी जो कभी बोले नहीं। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगा है, रघु शर्मा मेमोरियल स्कूल। हाँ, वही रघु जिसने पहली बार सच बोला था। मैं वहाँ बस आता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, उनकी हंसी सुनता हूँ। और कभी कभी जब कोई बच्चा अकेले कमरे नंबर 12 के पास जाता है तो मैं उसे रोक लेता हूँ। कभी भी उस कमरे में मत जाना, मैं कहता हूँ। क्यों? मैं मुस्कुरा देता हूँ।
वहाँ अब भी कोई फुसफुसाता है। दिलीप को जब पटना यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर मिला तो उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वह शहर के सबसे पुराने और नामी कॉलेज में पढ़ने जा रहा था और उसे हॉस्टल का कमरा भी मिल गया था। लेकिन जो कमरा मिला वो था कॉलेज बिल्डिंग की सबसे पुरानी विंग में, तीसरी मंजिल के आखिरी कोने पर, कमरा नंबर 309। कॉरिडोर के उस छोर पर पहुंचते ही वातावरण कुछ भारी सा लगने लगा था। बाकी कमरों से दूर उस कोने में सिर्फ वही एक कमरा था। लकड़ी का दरवाजा जिस पर वक्त की मार साफ नजर आ रही थी। हैंडल में जंग लगा था और खिड़की पर एक मोटा ताला टंगा था जिसे खोलने में वार्डन को खुद 3 मिनट लगे। अंदर घुसते ही सीलन और बासी हवा की एक लहर दिलीप के चेहरे से टकराई। दीवारें धुंधली सफेद थीं, लेकिन एक कोना जहां 2 दीवारें मिलती थीं, वहां की पपड़ीदार दीवार कुछ ज्यादा ही काली थी, जैसे वहां धुआं जमा हो गया हो। साफ सफाई करा लीजिएगा, लड़के आते जाते रहते हैं इस कमरे में, वार्डन ने टालने वाले अंदाज में कहा और चला गया। शाम तक दिलीप ने अपना सामान सजा लिया, बेडशीट बिछाई, टेबल पर किताबें रखीं और एक छोटी सी लाल लाइट वाला लैंप जलाकर अपने कोना बना लिया, वही कोना जो सबसे अंधेरा था। रात को जब दिलीप लेटा तो खिड़की से आती हल्की हवा की आवाज और पंखे की धीमी घरघराहट मिलकर एक अलग ही माहौल बना रही थी। 2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, इतनी गाढ़ी कि अपनी सांसों की आवाज भी तेज लग रही थी। तभी उस कोने से एक धीमी आवाज आई, मत छोड़ो, मैं यहाँ हूँ। दिलीप ने चौंक कर लैंप जलाया। कमरा खाली था, खिड़की बंद। उसने खुद को समझाया कोई सपना रहा होगा। थकावट में दिमाग आवाजें बना लेता है, और वह फिर लेट गया। लेकिन अगले दिन वही बात राहुल से सुनकर दिलीप का माथा ठनका। तू 309 में रह रहा है, राहुल ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा। भाई, उस कमरे का कोना सही नहीं है। कई बार खाली होता है, फिर भी कोई रहने की आवाजें आती हैं। ऐसे कैसे? कोई वजह? दिलीप ने पूछा। राहुल ने धीरे से कहा, 10 साल पहले एक लड़की थी, श्रुति, फर्स्ट ईयर में आई थी, वही कमरे में रहती थी। एक दिन गायब हो गई, कोई सुराग नहीं। कहते हैं आखिरी बार उसे अपने कोने में किसी से बात करते देखा गया था, अकेले। और उसके बाद बात अधूरी छोड़कर राहुल चुप हो गया। तीसरी रात जब दिलीप लैंप बुझाकर सोने ही वाला था, कोने से फुसफुसाहट फिर आई, और इस बार ज्यादा साफ। वो आ गया है। फिर से दिलीप बिस्तर पर जम गया। उसने धीरे से मोबाइल उठाया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। कुछ मिनट तक कुछ नहीं हुआ। फिर खड़खड़ाहट, दीवार पर जैसे नाखून घिसे जा रहे हों, और उसी के साथ धीमी सिसकियां। सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग चेक की तो एक जगह एक वाक्य साफ सुनाई दिया, कोना मेरा है, किसी और का नहीं। वह डर से कांपने लगा। भागा राहुल के कमरे में। राहुल ने रिकॉर्डिंग सुनी और फिर सहम कर बोला, इसकी आवाज श्रुति जैसी है। एक बार कैंटीन में सुनी थी मैंने, वो धीमी आवाज में बोलती थी। अब दिलीप तय कर चुका था, ये आवाजें महज दिमाग का खेल नहीं थीं। रात को वो कोने में गया। हाथ में जलती मोमबत्ती थी। दीवार के पास गया तो देखा वहां कुछ उकेरा गया है। नाखूनों से खरोंचा हुआ, 309 मेरी चुप्पी का घर। और तभी मोमबत्ती की लौ तेजी से झिलमिलाई और दीवार से एक ठंडी सांस दिलीप के चेहरे से टकराई। वह जान गया था, वो कोना सिर्फ गूंजता नहीं था, वो देखता भी था।
उस रात के बाद दिलीप ने कई बार कोशिश की कि वह उस कोने को नजरअंदाज कर सके, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उस कोने की उपस्थिति उसकी जिंदगी पर हावी होने लगी। अब वह कोना सिर्फ एक दीवार नहीं था, वो एक सांस लेती जगह बन चुकी थी। दिन में भी जब सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर झांकती, उस कोने पर अंधेरा जमा ही रहता, जैसे रोशनी भी डरती हो वहां दाखिल होने से। दिलीप ने एक शाम राहुल को साथ लाकर फिर उस कोने को दिखाया। देख, यहाँ की दीवार बाकी दीवारों से अलग क्यों लगती है, जैसे इस पर कोई परत चढ़ी हो, एक अजीब सी नमी। और देख ये खरोंचें। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च से दीवार पर रोशनी डाली। खरोंचें और भी स्पष्ट थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार को नोचा हो। कुछ जगहों पर तो पुराने खून के धब्बों जैसे निशान भी थे, हल्के भूरे और अजीब गंध वाले। भाई ये तो वाकई डरावना है, किसी को दिखाना चाहिए, राहुल ने कहा। किसे? वार्डन को। वो पहले ही कह चुका है कि लड़के आते हैं, जाते हैं, घबराते हैं, फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है, उसे फर्क नहीं पड़ता। दिलीप झल्ला गया। राहुल थोड़ा सोचकर बोला, एक बंदा है नीचे सेकंड ईयर में, आदित्य, पैरानॉर्मल में दिलचस्पी रखता है, पुरानी फाइलें, अखबार की कटिंग्स सब संभाल कर रखता है, चल उससे बात करते हैं। अगले दिन आदित्य ने जब दिलीप की रिकॉर्डिंग सुनी और दीवार की तस्वीरें देखी तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हें पता है 2012 में इस कॉलेज की एक अंधी फाइल दबा दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि एक लड़की ने खुद को कमरे के कोने में जिंदा दफन करने की कोशिश की थी। क्या? दिलीप और राहुल दोनों हक्के बक्के रह गए। हाँ, नाम था श्रुति वर्मा। उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था, ये कहा गया, लेकिन लोगों ने बताया था कि वो किसी से बात करती थी जो वहां नहीं था। उसका कहना था कि वो कोना उससे बातें करता है, उसे अकेला नहीं छोड़ता। तब दिलीप की आवाज कांपने लगी। उसकी गायब होने के एक दिन पहले एक हॉस्टल स्टाफ ने देखा था कि वो रात को दीवार पर कुछ लिख रही थी। उसके नाखून लहूलुहान थे और दीवार पर वो शब्द थे, मैं कोने में रहूंगी हमेशा। आदित्य ने एक पीली फाइल निकाली जिसमें श्रुति की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी, बड़ी आंखें, गहरी निगाह और एक फीकी मुस्कान। दिलीप ने जब वो तस्वीर देखी तो ठिठक गया। कुछ था उस चेहरे में, कुछ जाना पहचाना। ये तो जैसे मैंने इसे देखा हो कहीं। देखा होगा, आदित्य बोला, क्योंकि तुम अब उसी कोने में रहते हो जहां वो कभी हर रात बैठती थी और शायद अब भी बैठती है। उस रात दिलीप कमरे में अकेला था। राहुल नीचे था और आदित्य ने कैमरा सेट कर दिया था, मोशन सेंसिटिव। रात के 2:11 पर कैमरे ने पहली हरकत दर्ज की। दिलीप की नींद एक ठंडी सांस से टूटी। उसकी टेबल की मोमबत्ती अपने आप जल उठी थी, बिना किसी कारण। कोना अब पहले से भी ज्यादा अंधकारमय लग रहा था, लेकिन इस बार सिर्फ फुसफुसाहट नहीं थी, अब एक धुन थी, जैसे कोई बच्चा गा रहा हो। लोरी सुन, सो जा तू, दीवारें गिन, मैं आई हूँ। दिलीप कांप उठा। उसने उठकर मोबाइल उठाया, लेकिन स्क्रीन ब्लैंक थी, जैसे बैटरी खींच ली गई हो। और फिर कोने से दीवार की पपड़ी दरकने लगी। ईंटों के बीच से कुछ सफेद उंगलियां बाहर आने लगी, पतली नीली नसों से भरी उंगलियां जो दीवार के अंदर से रेंग रही थीं। छोड़ो मुझे, मैं बस पढ़ना चाहता हूँ, दिलीप चीखा, लेकिन आवाज जैसे कमरे में ही कैद हो गई। बाहर कोई सुन नहीं पाया। कोने की परछाई अब फैल रही थी पूरे कमरे में,
और उसके बीच में खड़ी थी वो श्रुति। उसका चेहरा अधूरा था, आंखें अंदर धंसी हुई, होठों पर चुप्पी की सिलाई जैसे किसी ने कर दी हो। वह धीरे धीरे दिलीप की ओर बढ़ी और उसकी सांसों में घुलती चली गई। उस रात के बाद दिलीप एकदम बदल गया था। अब उसके चेहरे पर वो पुरानी मासूमियत नहीं थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहराने लगे थे और हर बातचीत में एक बेचैनी झलकती थी। हॉस्टल के लड़के उसे देखकर फुसफुसाने लगे थे, 309 वाला अब सही नहीं है। राहुल ने कई बार पूछा, कुछ बताया भी नहीं तूने उस रात का? लेकिन दिलीप चुप रहा, सिर्फ वही एक नाम उसके होठों पर मंडराता रहा, श्रुति। उसकी नींद अब हर रात टूटती थी और कोने में कोई बैठा मिलता था, कभी साया, कभी आकृति, कभी बस ठंडी सांसें। लेकिन वह अब डरता नहीं था, या यूं कहें आदत सी हो गई थी उसे उस कोने में बैठी उस छाया की। एक दिन जब सभी क्लास में थे, दिलीप ने कमरा बंद किया और कोने की दीवार को टॉर्च से गौर से देखने लगा। वह अब पहले से भी ज्यादा उभर आई थी, जैसे दीवार के अंदर से कुछ धड़क रहा हो। उसके बीचों बीच अब साफ एक दरार नजर आती थी, लंबी, पतली, सांप जैसी। दिलीप ने दीवार पर हाथ रखा और कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई हथेली दूसरी तरफ से उसका इंतजार कर रही हो। अचानक उसे नीचे फर्श पर कुछ चमकता नजर आया, एक पुराना जंग लगा चाबी। लेकिन कमरे में कोई ताला नहीं था ऐसा। फिर ये चाबी किसका हिस्सा थी? रात को आदित्य और राहुल दोनों उसके कमरे आए। आदित्य अपने साथ कुछ पुराने हॉस्टल के नक्शे लाया था। दिलीप, मुझे लगता है कि इस कमरे के पीछे कोई और कमरा था जिसे ईंटों से बंद कर दिया गया है। ये चाबी शायद उसी पुराने दरवाजे की है जो अब दीवार के पीछे छुपा हुआ है। पर कोई दरवाजा यहाँ नहीं है, राहुल ने कहा। दरवाजा नहीं दिखता, लेकिन वो अब भी वहाँ है, दिलीप ने धीरे से कहा और उसकी आंखें कोने की ओर टिक गईं। अगले दिन तीनों ने दीवार की दरारों को खुरचना शुरू किया। पपड़ीदार सीमेंट हटते ही लकड़ी की परत झांकने लगी और फिर एक हैंडल, एक छुपा हुआ बंद दरवाजा। कोई कुंडी नहीं, कोई खांचा नहीं, बस चुप्पी। आदित्य ने चाबी घुमाई और दरवाजा चरमराकर खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, जैसे सदियों से कोई रोशनी वहां दाखिल ही नहीं हुई हो। तीनों ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और भीतर झांका। एक तंग सा कमरा, दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके हुए जिन पर लड़कियों के चेहरे थे, उनकी आंखों पर कालिक पोती गई थी। फर्श पर बिखरी हुई किताबें, फटे कपड़े और एक टूटा हुआ शीशा। और उस कोने में एक लकड़ी की कुर्सी जिस पर एक सफेद दुपट्टा टंगा था। ये सब क्या है? राहुल की आवाज कांपी। ये उसका कमरा था, उसका अकेलापन, उसका पागलपन। दिलीप बुदबुदाया। कुर्सी के नीचे एक डायरी मिली, मटमैली, पन्नों से खून की बूंदें चिपकी हुई। आदित्य ने पढ़ना शुरू किया। 25 अगस्त। वो फिर आया। मुझे कहा कोने में बैठो। मैंने पूछा कौन? उसने कहा मैं वो हूँ जो सबके अंधेरे में रहता हूँ। अब वो मेरी बातें भी लिखवाता है। 29 अगस्त। मैंने राहुल को देखा। उसने मुझसे बात की पर वो सुन नहीं पाया। उसे नहीं पता कोना अब मुझसे बातें करता है। अब वो चाहता है कि कोई और भी सुने उसे। 1 सितंबर। मैंने खुद को खरोंचना शुरू किया है। मेरी त्वचा, मेरे नाखून सब गवाही देंगे कि कोना जिंदा है। 5 सितंबर। मैं कोने में समा रही हूँ। दीवार मेरी सांस लेती है। कोई मुझे छुड़ाना मत, मैं यहीं ठीक हूँ। दिलीप ने डायरी को सीने से लगा लिया। उसकी आंखें अब छलछला आई थीं। तुम दोनों जाओ, उसने कहा
अब मुझे यहीं रहना है। पागल हो गया है क्या? राहुल चिल्लाया। लेकिन दरवाजा अब फिर से बंद हो रहा था, धीरे धीरे चरमराता हुआ। अंदर से राहुल और आदित्य ने दरवाजा धक्का दिया, पर वो जैसे दीवार में मिल गया। अब वहाँ कुछ नहीं था, न दरवाजा, न हैंडल, न चाबी, बस दीवार और कोना जो फिर से गूंज रहा था। दीवार अब फिर से पहले जैसी दिख रही थी, बिना किसी दरार, बिना किसी दरवाजे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन राहुल और आदित्य जानते थे, दिलीप अब उस कमरे में नहीं था, या शायद वह था, लेकिन उस रूप में नहीं जिसे वे पहचान सकते। आने वाले दिनों में हॉस्टल में कई बदलाव हुए। कमरा 309 को रखरखाव के लिए बंद घोषित कर दिया गया। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि वहां नमी बहुत है, सीलन की वजह से दीवारें कमजोर हो रही हैं। लेकिन उन दोनों को पता था, ये दीवारें सिर्फ नमी से नहीं, इतिहास से भरी थीं। राहुल रातों को सो नहीं पाता था। हर बार जब उसकी आंख लगती, सपने में वो कोना आता और उसमें से एक चेहरा झांकता। कभी दिलीप, कभी श्रुति, कभी कोई तीसरा, जो न तो पूरी तरह इंसान था, न पूरी तरह आत्मा। आदित्य ने हॉस्टल छोड़ दिया, कहा कि उसे कहीं और ट्रांसफर मिल गया है, लेकिन राहुल जानता था कि वो बस वहां से भाग रहा था। 1 महीने बाद कॉलेज में एक अजीब घटना हुई। नए बैच के एक छात्र ने गलती से कमरा 309 का ताला खोल लिया। ताले में किसी ने नई चाबी फिट की थी, पर वो चाबी असली नहीं थी, या शायद कमरे ने खुद उसे फिर से बुला लिया था। वह लड़का बस एक रात वहां सोया। अगली सुबह जब उसे जगाने गया स्टाफ, तो कमरा अंदर से खाली मिला। सब कुछ वैसा ही था जैसे कोई रहा ही न हो। लेकिन दीवार पर लिखा था, मैं यहाँ था, मैं अब भी हूँ। कॉलेज में एक डर फैलने लगा। लड़के धीरे धीरे उस विंग से दूर रहने लगे। कुछ ने कहना शुरू कर दिया कि कोना अब सिर्फ एक नहीं, कई जगहों पर गूंजता है। हर वो कोना जहाँ कोई अकेला बैठता है, रोता है या खुद से बातें करता है, वहाँ वो कोना अपने पैर पसारता है। राहुल ने आखिरकार फैसला किया कि वो सब कुछ लिखेगा। उसने श्रुति की डायरी की प्रतिलिपि बनाई थी, उसने आदित्य की फाइलें संभाली थीं, और अब उसने खुद एक ब्लैक नोटबुक में वो रातें दर्ज करनी शुरू की जब कोने ने दिलीप को निगल लिया था। कोना एक स्थान नहीं, एक भावना है। वह हर उस जगह में जिंदा होता है जहां चुप्पी बहुत देर तक ठहर जाती है। वह हर उस दीवार में सांस लेता है जहां किसी की दबी चीखें रह गई हों। दिलीप गया नहीं, वो बस उस गूंज का हिस्सा बन गया है। राहुल ने लिखना बंद किया, पन्ना बंद किया और अपनी टेबल लैंप बुझा दी। लेकिन तभी उसके कमरे के कोने से एक धीमी दस्तक आई, टक टक, और फिर वही आवाज जो महीनों से गायब थी। तू अकेला है न? आ बैठ, बातें करते हैं। उसने कांपते हाथों से लैंप फिर से जलाया और देखा कि दीवार पर एक नाखून से खरोंचकर लिखा गया था, गूंज कभी मरती नहीं, वो बस नया शरीर ढूंढती है। जिसे जिंदा दफन किया गया हो, उसकी चीजें मिट्टी नहीं दबा सकती। वो किसी और रास्ते से लौटती है। गांव का नाम था घनौर, और वहां की सबसे पुरानी मान्यता यह थी, शाम के बाद पीपल के नीचे न बैठो। वहां कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो भी मत मुड़ो। मुझे बचपन से इस तरह के डरावने किस्सों में यकीन नहीं था। मैं शहर में पला था, आधुनिक सोच का पत्रकार बना, और मुझे लगता था कि इन सब बातों में कुछ भी वास्तविक नहीं होता। लेकिन जब मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री का विषय बना, भारत के गांवों की रहस्यमयी मौतें, तो मुझे उसी घनौर गांव भेजा गया,
जहां आखिरी 3 सालों में 4 लोगों की लाशें पीपल के पेड़ के नीचे गड़ी हुई मिली थी। और अजीब बात ये थी कि उनकी आंखें हमेशा खुली रहती थी, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ देखा हो। मैं घनौर पहुंचा एक बरसाती शाम। हवा में नमी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी गंध भी थी, मिट्टी की नहीं, कुछ सड़न की। गांव वाले बात करने से डरते थे। मैंने जब चौकीदार से पूछा इन मौतों के पीछे क्या रहस्य है, तो वो बस धीरे से बोला, जिसे दफन किया गया था वो अब वापस आ गई है। मैंने उसे और कुरेदा तो उसने कांपते हुए बताया, 20 साल पहले यहाँ एक लड़की को जिंदा दफनाया गया था। नाम था उसका रंभा। गांव के ठाकुर के घर में काम करती थी, चुपचाप, मेहनती और अनाथ। लेकिन ठाकुर के बेटे ने उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, और जब रंभा ने शिकायत की तो उल्टा उसे ही डायन घोषित कर दिया गया। उसी रात पंचों ने फैसला किया, डायन को जिंदा गाड़ दो, तभी गांव शुद्ध होगा। रंभा को रात के तीसरे पहर उसी पीपल के नीचे गड्ढा खोदकर दफनाया गया। वो चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर किसी ने नहीं सुना। कहा जाता है कि दफनाते वक्त उसने 7 बार जमीन को शाप दिया, जो मुझे जिंदा निकलेगा वो हर साल एक जिंदा आत्मा मांगेगा, और जब मेरी चीख हवा में समा जाएगी तब घनौर की नींद खत्म हो जाएगी। मैंने चौकीदार की बातों को अफवाह मानकर नोट किया, पर उस रात जब मैं अपने कमरे में रिकॉर्डिंग संगली कर रहा था, तभी बाहर से एक धीमी सी दस्तक सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोला, कोई नहीं था। फिर एक बार वही आवाज, लेकिन इस बार खिड़की के पास, और वहां लिखा था मिट्टी से, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? मैं कांप गया। मैंने टॉर्च लेकर बाहर झांका और सामने देखा वो पीपल का पेड़। हवा में उसकी शाखाएं जैसे किसी को इशारा कर रही हो, और तभी मिट्टी से एक सफेद सूती साड़ी पहने आकृति बाहर निकलती दी थी। धीरे धीरे उसकी आंखें जमीन में गड़ी थी, और हाथ ऐसे थे जैसे अब भी जंजीरों में बंधे हो। उसने सिर उठाया, उसकी आंखें खोल के नीचे ताजा खून रिस रहा था। वो बोली, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं बोल भी नहीं पाया। उसने बस इतना कहा, जिसने मेरा शोर दबाया था, अब उसकी चीखें मैं सुनूंगी। और फिर मिट्टी दरकने लगी, और उसके नीचे से आवाज आई किसी और की, जो अब उसकी जगह लेने वाला था। उस रात के बाद मेरा चैन छिन गया। मैं जिसे नींद कहता था, अब वो एक गहराई बन गई थी, काली, ठंडी और हमेशा किसी के सांस लेने की आवाज से भरी हुई। मेरी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने लगे थे, और चेहरे पर अजनबियत सी छा गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात ये थी, अब मैं खुद को हर शीशे में पहचान नहीं पा रहा था। गांव के बुजुर्ग सैयद साहब ने जो लॉकेट मुझे दिया था, उसमें बंद तस्वीर अब हर पल मेरी आंखों के सामने घूमती थी। वो लड़की जो मिट्टी से सनी थी, उसकी आंखों में वो तकलीफ थी जो इंसान को मौत से भी ज्यादा तोड़ती है। और सबसे अजीब बात, जब मैंने अपनी दादी से उस लॉकेट के बारे में पूछा, तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही, इसे कभी मत खोलना, वरना वो देख लेगी कि तू जिंदा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे ही खून से रंभा के खिलाफ फैसला लिया गया था। मेरे दादा बाबूराव गांव के पंच और नेता थे, बाहर से धर्मात्मा, भीतर से अत्याचारी, और उसी हाथ से उस फैसले पर मुहर लगी थी जिसने एक मासूम लड़की को जिंदा मिट्टी में सुला दिया था। रंभा की चीखें अब मेरे सपनों में नहीं, मेरे साए में चलने लगी थी। हर बार जब मैं पानी में देखता, मेरा अक्स झपकते ही बदल जाता। लंबे बाल, फटी हुई सफेद साड़ी, और होठों से रिश्ता गाढ़ा काला लहू। लेकिन सबसे खौफनाक ये था कि मेरे होंठ मुस्कुरा रहे होते, जबकि मेरा दिल कांप रहा होता। मैंने तय किया कि अब सब कुछ सामने लाना होगा। मैं गांव के रिकॉर्ड्स की पुरानी किताबों में गया, जो अब भी पंचायत भवन के तहखाने में बंद थी। एक फटी पुरानी डायरी मिली, जिसमें हाथ से लिखा था, रंभा ने माफ नहीं किया है। हर बरसात में कोई मिट्टी में समा जाता है। ये हमारा बोया हुआ पाप है।
जो अब फसल मांगता है। मैंने किताब को बंद किया, लेकिन जैसे ही मैं पलटा, मेरे ठीक पीछे खड़ी थी वो, ना जिंदा ना मुर्दा। वो अब भी इंसानी आकार में नहीं थी। उसके हाथ मिट्टी के नहीं, जड़ों जैसे बन गए थे। उसकी आंखें लाल नहीं, बिल्कुल सफेद, लेकिन उनमें एक क्रोध था, इतना गहरा कि वक्त भी उसमें डूब जाए। उसने मुझे देखा और कहा, जिस मिट्टी ने मुझे निगला, अब वही तुझे थामेगी। मैं डर के मारे भागा, लेकिन हर रास्ता घूमकर मुझे वापस पीपल के पेड़ के नीचे ला रहा था, जैसे पूरे गांव ने रंभा से हाथ मिला लिया हो। मैंने कुदाल उठाई और खोदना शुरू किया। करीब 5 फीट नीचे एक सड़ा हुआ लकड़ी का बक्सा मिला। उसमें हड्डियां नहीं, बल्कि 3 नाम लिखे हुए थे। पहला रंभा, दूसरा राजवीर ठाकुर उसका गुनहगार, और तीसरा मेरा नाम। मैंने उस लकड़ी को छुआ, हवा में गर्मी और बदबू आ गई, जैसे कोई रंभा की आवाज गूंज रही थी। पहला गुनहगार है, दूसरा तैयार है। मुझे दिखा गांव का वर्तमान मुखिया तेजपाल सिंह, जो राजवीर ठाकुर का बेटा था, उसी रात पीपल के पेड़ के पास खड़ा था। उसकी आंखें डरी हुई थी और वो कुछ बुदबुदा रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे बाप ने किया था, लेकिन रंभा के लिए ये फर्क मायने नहीं रखता था। अगले ही पल तेजपाल जमीन में समा गया, जैसे कोई कीचड़ उसे खींच रहा हो। उसकी चीखें आसमान में उछीं, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। गांव अब खामोश था, इतना खामोश कि उसकी मौत की आवाज भी पत्थर सी गिरकर दब गई। मैंने सब कुछ देखा, लेकिन कुछ नहीं कर सका। सिर्फ एक चीज मेरे कानों में गूंजती रही, रंभा की फुसफुसाहट। 3 में से 2 गए, अब तीसरे की बारी है, और तीसरा खुद जलकर आएगा। तीसरे दिन की सुबह गांव पर एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। तेजपाल सिंह की लाश अभी तक नहीं मिली थी, लेकिन हर कोई जानता था कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। जो लोग पहले मुझे बारी समझते थे, अब मेरी ओर ऐसे देखते थे जैसे मैं ही अगला हूँ। और शायद मैं था भी, क्योंकि उस रात जब मैं अपने कमरे में बैठा था, मेरी हथेली पर अचानक खून की एक पतली लकीर उभर आई, बिना किसी कट के, बिना किसी घाव के। और उसी लकीर ने मिलकर एक शब्द लिखा, पूर्ण। मैं समझ गया, अब केवल एक ही आत्मा बची है, मुझे खुद। पर मैं मरना नहीं चाहता था। मैं वो नहीं था जिसने रंभा पर जुल्म किया था, लेकिन हर बार जब मैं आईना देखता, वहां रंभा का अक्स दिखाई देता, कभी मेरी आंखों में, कभी मेरी मुस्कान में। लगता था जैसे वो धीरे धीरे मेरे अंदर समा रही है। मैंने फैसला किया कि मैं उसे माफी मांगूंगा। मैं खुद उस जगह जाऊंगा जहां उसे दफनाया गया था, और उससे बात करूंगा। शायद वो मुझ पर रहम करे। मैं आधी रात को पीपल के पास गया। उस वक्त हवा ठंडी नहीं, बल्कि गर्म थी, जैसे जमीन के नीचे आग जल रही हो। मैंने वहीं घुटनों के बल बैठकर कहा, रंभा, मैं वो नहीं हूँ जिन्होंने तुझ पर जुल्म किया। मैं तेरा दर्द समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू मुक्ति पाए। मैं चाहता हूँ कि तू चैन से सो सके। मिट्टी में दरार पड़ी, उसी दरार से उसकी आवाज आए, चैन। मैंने जो पाया वो न नरक है न स्वर्ग, सिर्फ अधूरी पीड़ा है। और जब तक तीसरा नाम जिंदा है, मैं मरी नहीं हूँ। तो क्या तू चाहती है कि मैं मर जाऊं? मैंने पूछा। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसी खामोशी में एक सर्द सी फुसफुसाहट गूंजी, नहीं, मैं चाहती हूँ कि तू समझे, वो डर जो मिट्टी के अंदर सांस नहीं ले सकता। तू समझे कैसा होता है जिंदा दफन होना, जब ऊपर कोई सुनता नहीं और नीचे कोई रोशनी नहीं। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं खुद को पीपल के नीचे अधूरी जमीन में दबा हुआ पाया। मेरे चारों ओर कीचड़, मिट्टी और जड़ों का अंधेरा था। सांस लेना मुश्किल था। ऊपर सिर्फ एक छोटा सा छेद था जिससे हवा आ रही थी, और सामने एक लकड़ी का तख्ता रखा था जिस पर एक शब्द गिरा गया था, अब तू मेरा है। मेरी चीख किसी ने नहीं सुनी।
फोन तो कब का मिट्टी में घुस चुका था। मैं कोशिश करता रहा कि किसी तरह निकल सकूं, पर हर बार मिट्टी और कस जाती। घंटों या शायद दिनों तक मैं वही था। मुझे लगने लगा कि अब यही मेरी कब्र है। लेकिन तभी किसी ने ऊपर से मिट्टी हटाई, मुझे खींचकर बाहर निकाला। गांव की एक लड़की, नाम था रेखा, जिसने मेरी डॉक्यूमेंट्री की खबर सुनी थी और मुझे खोजने आई थी। उसने मुझे बाहर निकाला, पानी पिलाया और सबसे जरूरी याद दिलाया कि मैं जिंदा हूँ। पर उस रात जब मैं रेखा के साथ गांव छोड़ने की तैयारी कर रहा था, मेरे हाथ में वही लॉकेट फिर से दिखा, जिसमें अब तीनों नाम थे और वो चौथा नाम जो अभी उकेरा जा रहा था, रेखा। मैंने डरते हुए रेखा को देखा। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसकी आवाज धीमे में फुसफुसाई, अब मेरी कहानी पूरी हो गई, लेकिन अगली कहानी शुरू होने वाली है।